बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने चर्चा की और देखा, ठीक है, उसका नाम जानते हो क्या था? कुत्ता को सबसे पहले किसने देखा? किसने देखा? कीचक ने देखा। लेकिन इस टिश्यू का नामकरण जिस व्यक्ति ने रखा उसका नाम था मार्सेलो मालपिगी। नामकरण किसने रखा? मार्सेलो मालपिगी। किंतु ये जो ऊतक है, इस ऊतक का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उस विज्ञान का नाम है ऊतक विज्ञान, वो हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हिंदी में कहोगे औतिकी। इसको भौतिकी मत पढ़िए, इसको पढ़ेंगे औतिकी। क्या पढ़िएगा इसको? औतिकी। फादर ऑफ टिश्यू या फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये दोनों कहलाए मार्सेलो मालपिगी। उत्पत्ति, रचना एवं कार्यों में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सभी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहिएगा। एक ही प्रकार का मतलब है कि उसका उत्पत्ति एक ही और, रचना एक ही और, कार्य के। जैसे त्वचा का कार्य, त्वचा की रचना, त्वचा का प्रकार, मांस, हड्डी, ये सब का कार्य अलग अलग है। इसलिए हड्डी का कार्य अलग है, हड्डी का रचना अलग होगा। तो हड्डी जिस ऊतक से बना हुआ हड्डी का ऊतक होगा, त्वचा जिससे बना हुआ त्वचा का ऊतक हो गया, मांस का जो बना हुआ मांस का ऊतक हो गया। ये कह देना कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा। ऐसा कोशिका जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य समान, ठीक है। चलिए अब देखोगे क्या, इस ऊतक को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। किस किस में बांटेंगे? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए जैसा प्लांट टिश्यू। प्लांट यानी कि पादप में पाए जाने वाले ऊतक को प्लांट टिश्यू नहीं, तो प्लांट में दो तरह के ऊतक पाए जाते। एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिंदी होता है विभाजोतक और परमानेंट का हो गया अस्थायी ऊतक। देखो नाम से लग रहा है ना, विभाजो ऊतक, विभाजन प्लस ऊतक, यानी कि जिन ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे? विभाज्य ऊतक, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता सर्वाधिक होती है।
अब बताइए कि अगर विभाजन होगा कोशिका में तो क्या फायदा होगा? तो ये ऊतक पादप प्लांट्स में वृद्धि के लिए ग्रोथ वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाम तो है परमानेंट टिश्यू, मतलब विभाजन की क्षमता सबसे कम होगी, यानी कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता प्रायः समाप्त होती है अथवा बहुत कम पाई जाती है। तो ये ऊतक करेगा क्या? ये ऊतक पादप में निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इससे क्या क्या होगा? तो देखो, यह सुरक्षा करेगा, छाल बनकर नहीं, भोजन का संचय करेगा किस रूप में? स्टार्च के रूप में नहीं। और क्या करेगा? पदार्थों का परिवहन नहीं, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और कौन सा काम करेगा भाई? पदार्थों का परिवहन करेगा। और दूसरा काम यांत्रिक मजबूती, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये सब किसके द्वारा होगा? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कितना काम करता है कौन? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन काम किया? वृद्धि के लिए। अब बताइए कि पौधे में कितने प्रकार की वृद्धि होंगे? पौधे में कितने प्रकार की वृद्धि? पौधा में 3 प्रकार की वृद्धि। पौधा की लंबाई बढ़ेगी, पौधे की मोटाई बढ़ेगी, और पौधे की टहनी, शाखा, फल, फूल इत्यादि की संख्याओं में नहीं। कुछ पौधा होता है जिसमें टहनियां कम होती है, कुछ पौधा ऐसा होता है जिसमें टहनियां ज्यादा होगी, उसमें फल फूल। अब धान हम लगाना है, धान में एक टहनी रह जाए तो उसमें धान की बाली क्या होगा? कम आएगा। ज्यादा से ज्यादा टहनी आएगी तो ज्यादा बालियां। तो ये कितने प्रकार के हो गए? तो इस तरह से जल्दी काम करते जाइए। मैं सोचूंगा कि आपको आज टिश्यू दोनों खत्म करते हैं। हाँ, टाइम घबराइए नहीं, टाइम बढ़ जाएगा तो कौन दिक्कत है, घर जाना। ग्रोथ इकोनॉमिक है ना, पॉलिटिक नहीं है, कल पॉलिटिक होता है। हटा हुआ अब देखो यहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप बांट दीजिए 3 भाग में। ठीक है, कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेम,
शीर्षास्थ, विभाजोत्तक, दूसरा हो गया इंटर कैलेरी मेरिस्टेम, अंतर पेशी अंतर्वेशी विभाज्यो उत्तक, और तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाजोत्तक। अब जरा सा इसको थोड़ा सा आप समझिए, तब आपको हम लिखवा देते हैं। सपोज करो कि यहाँ कोई टहनी पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ हुआ, ठीक है। तो इसका जो टिप ऑफ प्लांट, पादप का जो शीर्ष भाग, वह शीर्ष भाग ही ना होगा, ये शीर्ष भाग हो गया। इस पर कौन तक पाया गया? टिपिकल स्टेम। अब बताओ कि इसमें अगर विकास होगा, इसमें जब वृद्धि होगी तो पौधा क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन लंबाई में वृद्धि होगी कि ऊंचाई में? लंबाई को या ऊंचाई को बात देखिए, नहीं तो पेड़ भी ऊंचा होगा या लंबा होगा? तो लंबाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? शीर्षास्थ विभाजोत्तक। उसके बाद है इंटर कैलेरी। देखो जहां जहां ये गांठ देख रहे हो, उसमें देखो ये, अब बताइए शाखा यहीं से बन रहा है, ब्रांचेज यहीं से निकल रहा है? तो इससे क्या होगा? पौधे की टहनियां की संख्या बढ़ेगी, फल फूल बढ़ेगा, होगा। तेसर उसको जाकर बंद करके आओ, और उसको डांट देना, जा भाग जाएगा। वो बेंचो रख दो उसी पर। छोड़ दो, छोड़ दीजिए। अब देखिए ये सब जो क्षेत्र देख रहे हो, ये सब जो क्षेत्र आपको दिखाई दिया, वो सब कहलाएगा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या होगा? ये किसके लिए? लंबाई में वृद्धि, इससे और किससे? ठीक है। अब यही पर देखो एक बात आएगा, पौधे की लंबाई बढ़ेगी और तना जब इस संख्याओं, ये शाखाओं की संख्या में जब वृद्धि होगी ना, तो ये जो वृद्धि है, ये दोनों वृद्धि को हम लोग कहते हैं
प्राथमिक और मोटाई में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं द्वितीयक। आप बताइए कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए किस पादप में ज्यादा प्राइमरी ग्रोथ होगा? उस पादप का कुछ नाम है आपके दिमाग में कि हाँ ये पादप में उसकी लंबाई की वृद्धि ज्यादा होगी? जितना ग्रास फैमिली है, दूब घास का नाम सुने? पुदीना, इस सब में क्या होगा? काट तो लंबाई बढ़ गया, दायरा बढ़ता है कि बढ़ता है? तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए घास परिवार के जितने सदस्य हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो तना और शाखाओं की संख्या में वृद्धि, उसमें भी वही होता है। ग्रास फैमिली टहनियां उससे बहुत सारा निकलती है। मोटाई में वृद्धि किसमें होगी? जितना भी बहुवर्षीय द्विबीजपत्री पौधे हैं मोटाई बढ़ता है, जैसे शीशम, आम, महुआ, ये सब का क्या होता है? मोटाई में ज्यादा वृद्धि होती है। तो आपको परीक्षा में दिया रहेगा, पौधा का नाम दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा कि बताइए कि सेकेंडरी ग्रोथ सर्वाधिक किसमें? तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ मोटाई में वृद्धि। हाँ, एक बीजपत्री में लंबाई ज्यादा होगा। जैसे एक बीजपत्री पौधा में देख लो कौन कौन आ गया? नारियल, ईंट, तार, खजूर, इस सब के बीज को ऊपर से कवर हटाओगे तो दो भाग में बटेगा। लेकिन वैसा पे गेहूं देखोगे तो लगेगा कि दो भाग में बटेगा। हाँ, तो गेहूं जबरदस्ती बांटते हो। गेहूं एक बीजपत्री है, चना दो बीजपत्री है। अच्छा, आम एक बीजपत्री की दो बीजपत्री। अरे गुठलिया जब जर्मिनेट कर जाता है तो बच्चा सब देखते होगा रगड़ के पूरी बनाता है, तो नीचे पड़ता है नहीं क्या बनाता है? जिसमें जो द्विबीजपत्री है तभी ना है? इसलिए आम द्विबीजपत्री है, ठीक है? और आपको हम बता देंगे कि कैसे आप पहचानिएगा एक बीजपत्री कौन है, द्विबीजपत्री कौन, ठीक है? बता दिए थे। उसको पहचानने का देखो कम से कम 3 तरीका था। देखो इसके बाद इसके देखो बताते हैं। देखो, जिसका तना ऐसा होगा, सॉरी जिसका जड़ है ऐसा होगा, वह होगा द्विबीजपत्री। जिसका जड़ ऐसा होगा, देखो इसको कहते हैं मुसला जड़। मुसला जड़ है तो द्विबीजपत्री है। ये है छकड़ा जड़। धान में कैसा होता है? नहीं, चना में भी ऐसा होगा। उखाड़ के देखना, उखाड़ के अपना कितना उखाड़ना, पड़ोसी का नहीं, ठीक है? अब पत्ता से पहचानोगे। अब बताओ मकई का पत्ता कैसा होता है? ऐसा कैसा? तो एक बीजपत्री है मकई की, दो बीजपत्री पीपल है ना, ठीक है? और तीसरा कि बीज को हटा दो, बीज का ऊपर वाला कवर हटाओगे तो दो सिमेट्रिकल दाल में बढ़ जाए। नहीं, तो बीज नहीं मिलेगा तो पत्ता से, पत्ता नहीं मिला तो जड़ से, नहीं वो नहीं मिला तो फूल का पंखुड़ी मिलेगा। जिस पंखुड़ी में 3 या 3 का गुना जो पंखुड़ी समझते हैं ना, पंखुड़ी रहता है 3 या 3 का गुना जो, वो कौन हो गया? एक बीजपत्री। क्या हो गया? और जिसमें 4 हो या 7 हो, ठीक है, क्या उसका गुना जो वो क्या हो गया? द्विबीजपत्री, ठीक है? तो ये सब पहचानने का तरीका है। हाँ, टोटल दाल, टोटल दलहन, टोटल तेलहन, मसूर में द्विबीजपत्री टोटल। यहाँ तक तीसरी भी फाड़ोगे ना तो भाग उड़ जाए। सरसों में भी सब में द्विबीजपत्री। हाँ, दलहन तेलहन द्विबीजपत्री, ये दिमाग में ख्याल सेट करना है। तो बताइए।
केमिस्ट्री में अपवाद मिलेगा, भारत का संविधान और केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं, लेकिन परंतु बट भरा रहेगा नहीं। अरे बीज तो सब में होगा, बीज जो दो भाग में बढ़ जाए द्विबीजपत्री नहीं, जो एक ही भाग रहे वह एक, जैसे धान ऊपर वाला कवर हटाइए, दो भाग में बटा एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, अगर को भरवा हटा के देखोगे तो ठीक है। तो इसलिए चलिए अब आ गया, तो वो समझ में आ गया पर नहीं कर दिया एक ट्री होगा। एगो बात सुन लो, ट्रिक जो होता है ना और कंसेप्ट दो बात है। कंसेप्ट जो होता है वो माँ का आशीर्वाद है, अगर आपने कंसेप्ट ले लिया तो समझो कि आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, जो कहियो खत्म नहीं होता और कहियो धोखा नहीं देता। और ट्रिक जो होता है ना सास का दिया हुआ सलामी है, नहीं वो कहियो धोखा दे सकता है और कहियो घट हो सकता है। पहले पहले मिलता है 5,000, अच्छा बाद में जाओगे नहीं है? लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी कहूंगा वो बढ़ते जाता है वो नहीं करता, इसलिए बच्चा सब जानता है कि बोलो माँ का आशीर्वाद चाहिए कि सास का सलामी चाहिए। हाँ तो कंसेप्ट दिमाग में रखो, परीक्षा में कंसेप्ट जो होता है वो आपको भरोसे का, हाँ भरोसे का बात भरोसा। चलिए चलिए आपका कंसेप्ट बढ़िया अब आइए, ये समझ में आ गई। अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू को दो भाग में बांट देना, एक को कहोगे सिंपल दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो यहां जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहा गया? इसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो देखोगे इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप तीन भाग में बांटेंगे। पहला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का हिंदी होता है मृतक, यानी कि मृत ऊतक। नाम है मृत ऊतक लेकिन इसका ऊतक जीवित, इसकी कोशिका जीवित होती है। हाँ। उसके बाद में कोलेनकाइमा, इसका हिंदी हुआ स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा हो गया एस्केलेरेनकाइमा, इसका हिंदी हो गया थ्रेड ऊतक। देखो ये जो पेरेन्काइमा ऊतक है ना, इसकी जो कोशिका होगी वो कोशिका देखो कैसा होगा। देखो इसके बीच ये लेयर बाय लेयर है, लेकिन बीच में गैप लग रहा है ना। या भोजन को संचित करता है, भोजन का संचय करेगा, बेकार पदार्थों को बाहर निकालेगा। गोंद जो निकलता है यहीं से निकलता है, पेरेन्काइमा टिश्यू से। गोंद नहीं निकलता है, और लाशा, आम में से नोच देते हो लसा निकलने लगा, अभी ताजा जो लसा निकला दूध से। हाँ तो जितना भी दूध जिसको लैटिक्स कहते हैं, लैटिक्स, गोंद, गम, रबर, अरे यहाँ तक कि तारी, तार के पेड़ से तारी, खजूर के पेड़ से जो वो तारी होता है, वो जो रस निकलता है वो सब रस कहाँ से निकला? सब वही पेरेन्काइमा से। इसलिए देखते हो क्या करता है वो, थोड़ा सा ऊपर से छिलता है ना। छिला कौन? जो
जो पेरेन्काइमा कोशिका सूख गया है, मृत हो गया है, उसको हटा देगा, अतः उसको छीलेगा, वापस निकलेगा। ये सब कहां से निकला है? ठीक है, वो कहां से निकला? पेरेन्काइमा से। ठीक है, ये है कोलेनकाइमा। इसका देखोगे क्या, जहां जहां पर जुड़ रहा है, कोना बन रहा है, कौन कैसा हो गया? स्थूल। स्थूल मतलब मोटा, इसका जहां जहां जंक्शन है वहां सब क्या हो गया? ऐसा सेंटर है, न्यूक्लियस है नहीं। तो ई क्या करता है, जो स्थूल कोण तक है, ई पौधों के अंगों में यांत्रिक मजबूती देता है, टहनियां मजबूत होगी। इसका तत्वन करना अच्छा समझते हो, आम का या बबूल का? क्या? क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा नहीं करता है। नहीं, इसका जो ऊतक होगा, इस ऊतक का ये जो सेल वाल है ना, ये सेल वाल बहुत मजबूत होता है। ये क्या किया जी? ये पौधों में मजबूती दे, दृढ़ता प्रदान करता है, पौधा अंदर से मजबूत बनाता है। जितना वुडी प्लांट होगा सब इसमें वुडी, और जिससे लकड़ियां निकलती, बांस देखते हो मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है, इसके कारण नहीं। नारियल की रस्सी मजबूत होता है, किसके कारण? रेड होते कारण। तो दृढ़ता प्रदान कौन किया? नहीं, और यांत्रिक मजबूती कौन दिया? ठीक है, हालांकि देखो दोनों यांत्रिक मजबूती देता है, ये अंगों में, ये पूरे पौधे। ठीक है, तो ये तीन उत्तर समझ में आई। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जाइलम, जिसका हिंदी होता है दारू उत्तक, और दूसरा है फ्लोएम, कोश वाहक उत्तक। ठीक है, और आपको क्या बोले थे कि इसमें कई प्रकार के कोशिका पाए जाएंगे, ये विभिन्न प्रकार के कोशिका होते हैं, इसलिए जाइलम में मुख्य रूप से 4 उत्तक पाए। सीव सेल्स, देखो जाइलम में जो पाया गया पहला ट्रैकियार्ड्स सेल्स, बैसल सेल्स, और तीसरा हो गया वुड पेरेन्काइमा। और चौथा हो गया वुड फाइबर्स। देखो ट्रेकियार्ड्स का हिंदी लिख लोगे वाहिनिकाएं, और वैसेस का हो गया वाहिकाएं।
वाही निकाय और वाही काय, दोनों में अंतर है। ये है वाही निकाय, ये है वाही काय, और यही दोनों जो होता है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन, और ये दोनों जो होता है उसमें यांत्रिक मजबूती देता है। वुड मतलब कास्ट, अब पेरेंट का मतलब मृदुत ना, ठीक है। अब वुड फाइबर मतलब हो गया, वुड मतलब कास्ट फाइबर टू द रेशा। यांत्रिक मजबूती ये देगा, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछता है कि जाइलम का काम क्या है, तो ना आप याद रखिएगा कि ट्रेकियार्ड सेल किसमें पाया गया। नहीं, अब क्वेश्चन पर ट्रेंड बदला है, ठीक है। पहले पूछता था कि जाइलम किसमें पाया जाता है, जाइलम का काम क्या है, अब पूछ देता है, ठीक है। अब फ्लोएम, इसमें जो पहला पाया गया उसका नाम है सीयू सेल्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स। तीसरा है ब्लास्ट फाइबर, और दूसरा है फ्लोएम पेरेन काइमा, ठीक है। अब देख लो, ये याद रखिएगा, ये जो देख रहे हो कंपेनियन सेल्स, सीयू सेल्स, ये ही दोनों का काम है क्या, भोजन का परिवहन, ठीक है। सीयू को चालनी, चलनी नहीं होता है, उसी से बना है चालनी, इसका है साखी, लिख देते हैं। ठीक है, तो भोजन का परिवहन किया कौन किया, सीयू सेल। और देखो यही याद रखिएगा, यही ब्लास्ट फाइबर जो होता है वो जूट बनता है। तो परीक्षा में पूछता है कि जूट निम्नलिखित में से किस कोशिका का बना हुआ है और किस उत्तक का बना हुआ है। उत्तक पूछेगा तो फ्लेम, अब कोशिका पूछा तो ब्लास्ट फाइबर सेल्स, अब सेल्स लगा दीजिएगा, बस समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, मान लिया जाए कि एक कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी में पत्ता लगा हुआ है, ये पत्ता जहां पर लगा रहता है वहां पर थोड़ा सा मोटा जैसा रहता है, कौन उत्तक होता है, पेरेन काइमा। और यही जब सूख जाएगा, मृत हो जाएगा, तब पत्ता गिर जाएगा। नहीं, पेल पक गया, उसका टंटी टूट जाता है, तो जहां टंटल की जो संधि होती है उसमें पेरेन काइमा। और जरा सा देखिए, कुछ और आपको बात बता दें, क्या है, बांस को गन्ना को, आज जो मान लो, दोनों मान लो। हमारा तो मानना है कि ना बांस है ना गन्ना है। अरे गन्ना का फोटो है, ठीक है, अब मान लो आलू है, ठीक है। आज पूछो मत, अब देखो यहाँ ये गांठ है, इसको क्या कहोगे, नोट मतलब परबसंधे, यो क्या हुआ, यो नोट है ना हुआ जी, दो नोट के बीच की जगह को क्या कहोगे, इंटर नोट। इंटर नोट का हिंदी क्या हुआ, पर्ब, क्या हुआ, और इसी पर्ब से ना बना है पोर, पोर पोर, गन्ना का पोर का, एक दो तीन, दो पोर तीन पोर चार पोर कहता है ना जी, तो पोर शब्द आया कहां से, पर्व से नहीं,
है? ठीक है, ये देखते होगे क्या कि अगर ये में देखोगे ना, है? है? ये आलू का नोट है, इसको आंख करते हो नहीं, नोट का क्यों है? अब वो पर हल्का सा पचकी जैसा निकल गया, उसको जानते हो क्या कहोगे? गली का नहीं। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए पर्व संधि और वर्ड्स पर किस प्रकार का उत्तर पाया गया? है? सोच के जवाब दीजिए होगा। नोट और वर्ड्स पर कौन से उत्तर पाए गए? है? और कोई? अरे इसका नाम है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। कहां से गया? तो पढ़ाई नहीं है इंटर कैलोरी? अरे शाखा टहनी तना ये सब कहां से निकलता है? यही सब निकलता है इंटर कैलोरी से ना। तो इसमें जो पाया गया वो कौन पाया गया? है? इंटर विभाजन तक नहीं। और इंटर नोट पर कौन पाया गया? हाँ, पार्श्व तक। हम तो जानते थे कि तुम तेज हो, हम जानते थे कि तुम तेज होगी, तो ये तेज हो गया। हमारा कंसेप्ट कैसे उड़ा जाएगा? हैं? सच में कंसेप्ट क्लियर रखो। नहीं, इसलिए कहते हैं कंसेप्ट याद रखोगे तो नहीं छूटोगे। इसलिए हमने ये दो चीज आपको दिया है, यही जानने के लिए कि आपने जो पहले हमने बताया था उस पर आपने बल दिया कि नहीं दिया। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू टीम को बताया था ना, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में अंतर्वेशी नोट पर, पार्श्व विभाजन होता है इंटर नोट पर। नहीं तो समझ में आया? 10-15 मिनट और रुको सर, ये कल से ब्लड पढ़ाएंगे। आजकल ये उसका ब्रीफ दे दें। 10-15 मिनट में देखो ना, ख्याल दें आइए। होगा यही तो आज तक हम नहीं बनाए। आओ नीचे। होगा है हबीब और कबीर आज तक लिखा नहीं। नहीं। कबीर दास को देखे आज तक लिखते हुए। अरे और क्या कबीर दास को तो नहीं पढ़ा है। अरे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो तुम पढ़वे नहीं किया तो क्या बन? नहीं। अब आज तक जो दिमाग में होता है वही लाते हैं। हमारे सामने जैसा विद्यार्थी रहता है हम उसे बता के चले जाते हैं। लो ना, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, उतार लो। हो गया, उतार लिए। नोट्स हम रियली में कहीं नहीं बनाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, हमने नोट्स नहीं पढ़ा। हम क्लास में उपस्थित हो जाएंगे, हम जो मैटर कर दीजिएगा हम बता देंगे। नहीं, आपका काम है लिखना और आपका काम है मेहनत करना। नहीं नोट चले आए और छोटा करें ना तो दिखाई नहीं देगा। हो गया? क्लास का भी इनका है ना, सर नहीं वैसे आ जाओ, हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा, खाली देख लो।
देखो एनिमल टिश्यू जो पढ़ाएंगे ना, हम मानव के संदर्भ में बताएंगे, मनुष्य के संदर्भ में, और इसको ध्यान से सुनिएगा और आपको क्लास में याद करा देंगे। याद रखिए, इसको 4 भाग में बांटो। क्या भाग में बांटो? 4 भाग में। पहला इपिथेलियम, दूसरा मस्कुलर, सब बताएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव, और चौथा नर्व, नर्वस टिश्यू। देखो, इपिथेलियम का हिंदी होता है उपकला ऊतक, मस्कुलर मतलब मांस पेशी ऊतक, कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक, और नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका ऊतक। सब में ऊतक लगा दीजिएगा। हाँ, सब में टिश्यू लगेगा। हाँ, अब जरा सा या ध्यान से समझो, जो समझोगे वही याद रहेगा। नाम है इपिथेलियम, तो हिंदी में क्या कहे? उप मतलब ऊपर। हमारे शरीर का जितना भी ऊपरी आवरण है इपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। हमारे शरीर की जितनी भी ऊपरी आवरण है सब इपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। जहां आपको आवरण शब्द आएगा एकदम आंख बंद करके कहिएगा कि इपिथेलियम टिश्यू। कभी कभी गरम गरम समोसा खा लिया, तालू जल जाता है, करते हो, देखो पता झिल्ली जैसा निकलता है, वो इपिथेलियम टिश्यू है। नहीं, मीट खरीदने जाते हो तो खस्सी पकड़ के ऊपर से झिल्लियां छीनता है, वो इपिथेलियम टिश्यू है। ढोलक जो बनता है इपिथेलियम टिश्यू का, ढोलक का चमड़ा नहीं रहता है, सब इपिथेलियम टिश्यू है। इसके अलावा हमारे शरीर में जितना पाइप बना हुआ है, चाहे वो रक्त नलिका हो, भोजन नली हो, जितना ग्रंथि है, सारा का सारा ग्रंथि किसका बना हुआ है? सब इपिथेलियम टिश्यू है। ये इपिथेलियम टिश्यू कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, लचीला और चिकना होगा, पदार्थ इससे आसानी से आ जा सके बिना रोक। भोजन खाते हो 1 सेकंड लगता है, खट से पेट हो जाता है। खाने हो ज्यादा गए, नहीं खाना है, रुकता है, खट से चला गया। क्या चला गया? क्योंकि इपिथेलियम टिश्यू बना हुआ है। शुक्र नलिका, जहां से शुक्राणु निकलता है, हाँ, अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उस समय में बनाया गया है इपिथेलियम टिश्यू का। अगर वो ऐसा नहीं होता तो लोगों में प्रजनन क्षमता और रुक जाती। महिला का फैलोपियन ट्यूब है ना, जहां पर अंडाणु निषेचित होने के बाद में गर्भाशय में जाता है, जहां निषेचित हुआ उसको तुरंत चला जाना गर्भाशय। अगर रुक जाएगा तो बड़ा होगा, इपिथेलियम ये फैलोपियन ट्यूब फट जाएगा। जहां फैलोपियन ट्यूब फट गया उस महिला में मां बनने की क्षमता 50% खत्म हो, क्योंकि टोट होता है फैलोपियन ट्यूब। नहीं, इसलिए नेचर कहा कि ना यहाँ बनाओ इपिथेलियम टिश्यू का, कि निषेचित अंडाणु गर्भाशय में बिना रोक टोक के पहुंचे। ये सारा चीज बना हुआ है किसका? इपिथेलियम टिश्यू का। तो इपिथेलियम टिश्यू समझ में आया? हाँ? सब इंटरनल पार्ट में सारा इंटरनल। अब आपको तालू तो इंटरनल लेना है, पता है ना? सारा मिर्च के बाद नहीं चलता है। अरे गरम गरम समोसा खा लिया, आज तालू नहीं जल जाता है। गरम गरम चाय पी लिया, तालू जल गया। हाँ, खाने वाले लोग देखो यार करेगा, निकलेगा वो छिले जैसा। ज्यादा चुका खा लेने के बाद नहीं जल जाता है। गुटखा खाने वाले का तो वो अगर निकल रहा है तो समझो वो कैंसरस हो रहा है। चलिए सावधान, अगर वो करके निकल रहा है तो समझो कि वो नियर टू कैंसर है। ये सब खाने की चीज नहीं, ठीक है? पंडित जी जो कहते हैं उसको करो, करते हैं वो मत करो। क्या? नहीं, उस आपको मना किया कि बैगन मत खाओ, मत खाओ। आएंगे देखेगा कि वही बैगन खरीद रहे थे। नहीं, वो जो दीजिए उपदेशक के उपदेश का पालन करना चाहिए। उपदेशक क्या करता है कोई बात है। अरे आपको एक बहुत अच्छी बात लगी, रामायण हम एक दिन देख रहे थे। हनुमान जी जब लंका में गए, लंका में जब गए तो जाकर हनुमान जी सबसे पहले जाके रावण को समझाए कि रावण देखो, पराई स्त्री को अपहरण करके ले आना ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये जो भी नीति की बात समझा रहे थे। रावण का इतना ज्ञानी व्यक्ति को एगो बंदर लंगूर जो है सो उपदेश देने आया है। हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से बोले कि हे रावण, उपदेश को देखो, उपदेशक को ना देखो। नहीं, इसलिए अगर उपदेश अगर अच्छा लग रहा है तो पालन करो, नहीं। तो इपिथेलियम टिश्यू समझ में आ गया? अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है, नाम है मस्कुलर यानी मांसपेशी, है ना जी? तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के मांसपेशी। एक मांसपेशी जो हमारी इच्छा से काम करता है, मन करेगा उंगली मोड़ने के लिए मोड़ लेंगे, इसको हम कहेंगे एक्शन मांसपेशी।
मन करेगा बाम मोड़ने के लिए। कब बाम मुड़ेगा? जब यहाँ का मसल्स सिकुड़ेगा, यहाँ का मसल्स फैलेगा, तब हाथ होगा। ऑब्लिक मुड़ जाता है, मोड़ते मुड़ता है। क्यों नहीं मुड़ा? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और फैलाव रुक गया। तो ऐसे मांसपेशी को हम लोग कहेंगे ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी, इसको हम लोग वॉलंटरी मांसपेशी कहते हैं। ये आपकी इच्छा से काम करेगा और ये पाया जाएगा हाथ, पीठ, गर्दन पे। घुमा लेते हो तो पीठ में पाए, ठीक है। दूसरा है अनैच्छिक। अनैच्छिक ये आपकी इच्छा से काम नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन वॉलंटरी। ये पाया जाता है कहाँ? जितना भी आपके अंदर गर्भाशय है, अमाशय है, पदवाशय है, उस समय ये पाया जाता है, ठीक है। उस समय ये पाएगा क्योंकि वो आपकी इच्छा से काम नहीं करता। पित्ताशय, पीठ बनना है, वो सिकुड़ेगा तो पीठ निकलेगा। आप सोच क्या लेते हो? भोजन खा लिया, पेट क्या हुआ? भोजन जब पेट में जाता है ना, इसके अंदर चरनी क्रिया होती है। चरनी का मतलब होता है मथनी क्रिया। जैसे दही मथाता है ना, वैसे ही हमारा पेट में मथनी होता है। ऐसे भोजन जाएगा, ऐसे जाएगा, तब जाएगा जब सिकुड़ेगा, इधर फैलेगा, इधर सिकुड़ेगा, इधर फैलेगा। खूब घोर मट्ठा होता है, आपको नहीं पता चलता। ये पता कब चलेगा? जब आप खाना नहीं खाओ, इसको कुछ देर खाली छोड़ो, तब ये सिकुड़ता फैलता है। तब कहते हैं चूहा कूद रहा है, चूहा कूदता है, पेटवे कूद रहा है। तो अगर पता चलता है कि वो ये तो कूदा भी। ये सब मसल्स जो होता है ना, ये सारे मसल्स हमारे अनैच्छिक बने हुए हैं। और एक तीसरा है, इसको कहोगे कार्डियक, हृदयी। इसको पुरकिंजे साहब ने अध्ययन किया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पुरकिंजे फाइब्रस मसल्स। देखो ये भी अनैच्छिक है, ये भी आपकी इच्छा से काम नहीं करता, लेकिन कार्डियक मसल्स की रचना होगी ऐच्छिक। आप कहोगे कि सर रचना तो बताया ही नहीं। तो ऐच्छिक मांसपेशी की जो रचना होती है ना, देखो ऐसा हो, रेशेदार जैसा, रेशा की तरह। मुर्गा का लेग पीस खाते हो, दांत में फंस जाता है। क्या फंस गया? क्योंकि वो मुर्गा का टांग उसकी इच्छा पर घूमता है। मन करेगा उठाने के लिए तो उठाएगा, नहीं मन करेगा नहीं उठाएगा। तो ऐच्छिक है नहीं। ये जो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। जैसे कलेजी खाते हो, कलेजी जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? लीवर। लीवर, लीवर है कोई यकृत, लीवर कोई कलेजी, लीवर कोई जिगर भी था, जिगर का टुकड़ा नहीं। लेकिन लोग जिगर को समझ लेता है दिल, दिल नहीं, दिल तो हार्ट है। जिगर का टुकड़ा जिसको कहते हैं, जिसका कलेजा जितना मजबूत होगा, उसके शरीर का टोटल केमिकल सिस्टम मजबूत रहेगा। क्योंकि लीवर ही हमारे शरीर का केमिकल लेबोरेटरी है, केमिकल प्रयोग, रासायनिक प्रयोगशाला है। लीवर क्या पाया जाता है? सबसे बड़का अंग और सबसे भारी अंग। उतना भारी कोनो शरीर में अंग नहीं। सबसे बड़ा ग्रंथि भी, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी अंग लीवर होगा। और सबसे बड़ा अंग त्वचा। तो अनैच्छिक समझ में आया? कार्डियक समझ में आया? तो इसलिए जब ये रेखा की तरह बन रहा है ये, इसलिए इसको जानते हो क्या कहा गया है? रेखीय या स्ट्रेटेड। इसको क्या कहा गया? और ये या अनस्ट्रेटेड। यहीं पर परीक्षा में प्रश्न पूछता है, एक ऐसे कोशिका, एक ऐसे मसल्स का नाम बताइए जो रचना में ऐच्छिक और कार्य में अनैच्छिक हो। रचना में ऐच्छिक, कार्य में अनैच्छिक। कौन है? हृदय नहीं। रचना कैसा है इसका? ऐच्छिक की तरह रेखीय, कार्य अनैच्छिक नहीं। तो यही क्वेश्चन को घुमा देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे रचना में ऐच्छिक, कार्य में अनैच्छिक। अगर रचना कर रहा है रेखीय, कार्य कर रहा है अनैच्छिक। हृदय के कार्य पर आपका नियंत्रण है। लगा हुआ इकट्ठा बढ़ता है, आपके अनुसार नहीं। कोई कर्जा लिया हुआ अचानक आ जाएगा, हो ना, इसको धीरे धीरे धड़कना, कहीं करते धड़क रहा है, मानता है। गया कोचिंग, सिनेमा देख के घर आ गया, बाप पिताजी दरवाजे पर है। अब गाली में, कहां सारा? अब तो इसको समझाओगे धीरे धीरे धड़को ना, तब इत्मीनान से बना ना कोचिंग से मानेगा।
वो इतना डर के कहा कि आपकी आवाज बदल ही जाएंगे और पिताजी अनुभवी होते हैं, वो पकड़ कर थप्पड़ लगाइए देंगे। नहीं, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? नहीं, तो दिल की बात होठ पर आ ही जाएगी। क्यों आ गई? क्योंकि इस पर आपकी इच्छा पर आपका इस पर कंट्रोल नहीं है। और भी सस्ता जान लो, ये शैक्षिक मांसपेशी की, इसको काम करोगे तो जल्दी थकेगा। ये जल्दी थकता नहीं है, ये बेचारा आज तक नहीं थका। वो कतनों किक मारोगे स्टार्ट नहीं लेगा, ये कभी नहीं थकता। ये जल्दी थकता है, सॉरी ये देर से थकता है और ये पहले थकता है। लेकिन एक और फायदा है साथ, इसको आप जितना मजबूत चाहो उतना मजबूत बना सकते हैं। हाँ, शैक्षिक मांसपेशी और एक्सरसाइज करके बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक बनाते हो ना जी, इसका जो बनता है कहाँ बनता है? शैक्षिक मांसपेशी। इसको आप जितना मजबूत चाहो उतना मजबूत बना लो। एक बॉडी बिल्डर था जिसका नाम था ब्रूस ली, नाम सुने हो? वो ऐसे करके जब ऐसे मोड़ लेता था तो कहता था कि इस पर बुलेट मारो, बुलेट लौट जाता। कितना मजबूती बनाया। अब तो छोड़ दो, आप देखते होंगे जूडो कराटे वाले मार के ईंटा तोड़ देता है ना, कैसे तोड़ दिया? इस मसल्स को इतना मजबूत बनाया था, तो मजबूत बनाया था ना। पागल ईंटा की कच्चा ईंटा आज मैं क्या बोला तो इसका मतलब मसल्स मजबूत बना लिया। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब परीक्षा उपयोगी बात है, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 600 कितना है जी? अन्ना याद रहे तो याद कर लेना, 6 याद रहेगा तो भूल के ये मत पढ़ लेना कि 3 6 9 6 तो हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 600। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन मांसपेशी है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? जानते हो कितना है? लगभग 400। में सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा मांसपेशी पीछे में होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि माँ जो अपने बच्चे को जब मसाज करती है ना, तेल का जब मालिश करती है तो सबसे ज्यादा कहां मलती है? नहीं क्यों कि ज्यादा उसका मसल वही करवाता है, नहीं। इसलिए पीठ का जो मालिश होना चाहिए जम करता। घोड़ा का अगर सुबह में अगर उसका मालिक मसाज नहीं करे उसके मसल्स का, तो काम करने नहीं करे। इसलिए देखते होगा कि पीठ पर दे मसाज नहीं, तो सबसे ज्यादा काम आया क्या? समझ आया? अब सबसे बड़ी मांसपेशी कहां है? नहीं, जांग की हड्डी सबसे बड़ी है। नहीं तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी वो वही पाया जाता है हिप में। हिप मतलब नितंब, उल्ला नहीं जगह सारे बैठे हुए हो, इस मांस को कहते हैं सबसे बड़ा मांस। अजय पर कंपाउंडर साहब स्वीट डालते हैं, हाँ उसी को कहते हैं हम लोग हिप मसल्स में सबसे बड़ी मांसपेशी। और सबसे छोटी मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। स्टेपिस कान की हड्डी है जो सबसे छोटी है, हड्डी में सबसे छोटी स्टेपिस और मसल्स में सबसे छोटी स्टेपिडियस। समझ में आया? कान में, मध्य कान में, हाँ मध्य कान में जहां पर स्टेपिस होता है ना उसी को जोड़ता है, ठीक है। तो ये मसल्स आपको समझ में आ गया। मसल्स के बाद आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बाद खत्म हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ है नहीं। कनेक्शन मतलब कनेक्टिव मतलब होता है जोड़ना, कनेक्शन करना, ठीक है। खाली कनेक्शन पढ़ा के छोड़ दें। आई देखो कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू को 3 प्रकार के देखो। एक हो गया एरियोलर, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के, एरियोलर, फ्लूइड और स्केलेटन। सीटी लिख देते हैं मतलब कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसका हिंदी होता है एरियोलर संयोजी ऊतक। इसका होता है तरल संयोजी ऊतक। इसका होता है कंकाल संयोजी ऊतक।
देखो हमारे शरीर में यही से प्रश्न करो, हमारे शरीर में कौन ऐसा ऊतक है जो ठोस अवस्था में पाएगा? तरल तरल में पाया जाने वाला बताओ, ब्लड में। तो यानी स्केलेटन में दो चीज होता है जी, अस्थि जिसको क्या कहोगे बोन, और दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, नहीं ये वाला पिन्ना, मांस खाते होने चाहिए। और लेग का ऊपर वाला जो पूरा भाग होता है वो सब कार्टिलेज, वो सब क्या है कार्टिलेज। फ्लूइड तरल संयोजी होता है। ये दो प्रकार का हो गया, कौन कौन? ब्लड और दूसरा लिम्फ। लिम्फ का हिंदी होता है लसिका। अब लसिका को थोड़ा सा मैं आपको बता दें, लसिका किसको कहते हैं? चिल्लाता है तो पानी जैसा निकलता है वही। और एरियोलर जो होता है ना, इसका रियल काम है जोड़ना, यही संयोजन का काम करता है। तो हमारे शरीर में संयोजन के लिए सबसे पहला है एडिपोज, जिसको कहोगे वसामयी ऊतक। जानते हो किसको जोड़ता है? त्वचा और मांस। किसको जोड़ा? त्वचा और मांस। और वसा का संचय करता है। और देखो ऊंट का कुबर है, बैल का कुबर किसा बना होता है जानते हो? ये सबसे ज्यादा किससे पाया जाता है? देखो ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, बच्चा में ज्यादा हो, इसलिए बच्चा का त्वचा मांस देखो एकदम बिल्कुल लगता है, सॉफ्ट होता है। वो तो गॉड है, टिश्यू पर है, ठीक है। यहां पे ले जाओ, ये जो त्वचा है एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा किसमें पाएगा? बच्चों, उसके बाद महिला में, उसके बाद पुरुष। एडिपोज टिश्यू किसको जमा किया? वसा को। आई वसा का जब लेयर बना लेगा ना, तो वसा ताप का चालक होता है, इसलिए बच्चा को जाड़ा कम लगता है उसके वजह से है ओकरा में एडिपोज टिश्यू जाता है। बच्चा का त्वचा पुरुष के बनस्पत मुलायम है कि कड़ा है? ठीक है, मुलायम और लचीला है और चमकता है। महिला हाफ स्वेटर पहन के रह जाती है, पुरुष फुल स्वेटर पहन के भी कमता है। क्या है जो ओकरा में एडिपोज टिश्यू कम होता है? नहीं फैशन नहीं है हाफ स्वेटर पहनने, हाँ ठीक है। बॉडी एक्सपोजर सबसे ज्यादा पुरुष का होता है या महिला का? क्यों? एडिपोज टिश्यू में ज्यादा है, इसलिए उनके अंग प्रदर्शन उनमें ज्यादा होता है। पुरुष का अंग प्रदर्शन कम होता है, महिला का अंग प्रदर्शन ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण वही है, वो अगर ऐसा ना करे तो सर्वाइवल स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसके पीछे कारण ये होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, एक फैक्टर ये भी हम बता रहे हैं। बच्चा को रजाई के देखते नीचे सो जाओ, आधा घंटा में देखोगे रजाई के ऊपर वही सुतल है, काय भाई का खतरा नहीं लगता? हाँ सुन लो, ये एडिपोज टिश्यू अगर घटेगा तो त्वचा का लचीलापन खत्म हो जाएगा, तो चेहरा में छुट्टियां आ जाएगी, 20 साल का बूढ़ा नजर आओ। इसलिए सब पर मसाज वसाज करते रहो, लचीलापन बना रहे। देखते हो इसी से करके लोग करते हैं। एक बूढ़ी औरत ले लो, एक बूढ़ा मर्द ले लो, चेहरे पर छुट्टियां किसमें ज्यादा मिलेगी? औरत में या मर्द में? मर्द में। औरत में, इसलिए वो सेविंग नहीं करती है। आप सेविंग करते हो तो कम से कम मसाज होता है, ये बात है। हाँ मुंह धो, मसाज करो, तेल कड़ू तेल लगा के मसाज कीजिए, और करती बॉडी में मसाज कीजिए, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो बस 20 साल में बुढ़ा नजर आएंगे, ठीक है। दूसरा का जानते हो क्या है? टेंडन। टेंडन का हिंदी होता है कंडरा। जानते हो किसको जोड़ता है? मांस और खून, हड्डी। उसके बाद है लीगामेंट, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ेगा हड्डी और हड्डी को, बोन और बोन। देखो हम ये वो चीज याद कर लेना सर, ASM हो गया, TMB और LBB, ठीक है। ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गया। A से एडिपोज, S से स्किन, M से मसल्स। ASM किसको जोड़ा? त्वचा को मांस से। TMB तिलका माझी भागलपुर, हम सुने हो? तिलका माझी भागलपुर। T से टेंडन, M से B से, ये है LBB। अरे LBB लंबी बीबी किसको जोड़ा? बोनर, ये सब याद रहेगा ना, तो L से लफंगी होता है, ठीक है। और बाकी जब चैप्टर शुरू होगा उसमें आपको बताते जाएंगे, हड्डी अलग, लसिका अलग,